हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट के स्टूडेंट हो, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग एईसी पेपर फर्स्ट में जिस स्टूडेंट ने एमआईएल हिंदी रखा है उसके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक क्या होगा? तो देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से होगा। यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले भाषा कह लीजिए या फिर ध्वनि कह लीजिए, हम इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यहां से आपके पेपर में चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कुछ भी बनाया जाए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कुछ भी बनाया जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जाए, यानी कि तीनों तरीके के प्रश्न जो भी आपके पेपर में इस टॉपिक से पूछा जाएगा, तुम इस क्लास को ध्यान से कर लो। लगभग 1 घंटे की ये क्लास होने वाली है, ठीक है। अगर आप इस क्लास को शिद्दत से कर लेते हो, आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। और ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी को हेल्प मिल सके और आपका एक प्यारा सा सपोर्ट हमें भी मिल जाए। और अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पर जो डिस्कस करेंगे वह आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की ध्वनि एवं उनके प्रकारों पर टिप्पणी करें। देखिए, अब हिंदी है तो हमें किस भाषा को जानना है? हिंदी भाषा को जानना है। अब आखिर भाषा क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, तो इसमें जो है मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं यह भाषा के रूप में आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं। अर्थात कहें तो ध्वनि कह लीजिए या भाषा कह लीजिए, यह एक माध्यम है, यानी कि यह एक साधन है जिसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, तो अपने विचारों को या फिर अपनी भाषाओं को या फिर अपने शब्दों को आपके बीच क्या कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो यह किसके माध्यम से मैं बोल पा रहा हूं? ध्वनि के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से। और मैं जब बोल रहा हूं तभी तो आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं, मेरे विचारों को समझ पा रहे हैं। तो इसी माध्यम को, इसी साधन को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है या भाषा कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ध्वनि या भाषा के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहां पर हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, हिंदी भाषा में आप सभी को पता है कि मूल रूप से कितनी ध्वनियां हैं या कितने वर्ण हैं। ध्वनियों के बारे में ना पता हो तो ना पता हो, लेकिन आपने ग्रामर में जरूर पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, कि हिंदी में जो है कितने वर्ण है भाई साहब। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। लेकिन अगर मैं बात करूं कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल जो है हिंदी में 59 ध्वनियां या फिर 59 भाषा या फिर 59 वर्ण है। लेकिन मूल रूप से हिंदी भाषा में कितनी ध्वनि मानी जाती है? तो 52 ध्वनियां मानी जाती है, जिसे हम लोग कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे कि स्वर हो गया, जैसे कि व्यंजन हो गया, ये सारी ध्वनियां हैं। हम इन सभी टॉपिकों को आगे पढ़ेंगे कि स्वर ध्वनियां क्या होती है, व्यंजन ध्वनियां क्या होती है। फिलहाल उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि हिंदी में मूल रूप से 52 ध्वनियां हैं और कुल ध्वनियों की बात करी जाए जब, तो 59 ध्वनियां हैं। अब आइए बात करते हैं ध्वनि के प्रकारों के संबंध में। तो देखिए, ध्वनि के प्रकार के संबंध में अगर मैं बात करूं तो ध्वनियों को हम मूल रूप से कितने भागों में बांटते हैं? आप कहोगे सर 3 भागों में। सबसे पहला है आपका स्वर ध्वनि, इसके बाद है व्यंजन ध्वनि और इसके बाद है आयोगवाह ध्वनि। देखिए, आपने स्वर वर्ण तो पढ़ा होगा, व्यंजन वर्ण तो पढ़ा होगा, आयोगवाह के बारे में भी अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस चीज को जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज के इस क्लास में मैं आपको स्वर ध्वनियां या फिर स्वर वर्ण के बारे में बता देता हूं, व्यंजन वर्ण, इसके बाद आयोगवाह क्या होता है, इन सभी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग स्वर ध्वनि को, कि स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वर ध्वनि जो है भाई साहब, यह एक प्रकार का वैसा ध्वनि है जो स्वतंत्र माना जाता है। देखो, स से स्वर और स से स्वतंत्र, याद रख सकते हो। स्वर ध्वनियां जो है यह क्या है, तो एक तरीके से कहे तो यह ध्वनि किसी पर आश्रित नहीं होता है, किसी के सहायता से व्यक्त नहीं किया जाता है। यह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो अगर आपको पूछा जाए स्वर ध्वनि किसे कहेंगे, तो आप क्या कहिएगा? वैसी ध्वनियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर ध्वनि कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में ऐसी कौन कौन सी ध्वनियां हैं जिसे आप स्वतंत्र रूप से देख पाते हैं? जैसे कि अ है, या देखिए, अगर आप अ बोलते भी हो तो यह मुंह में जो है कहीं पर जाकर के छूता नहीं है,
आपके उच्चारण के समय या आपके मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूता। ये डायरेक्टली क्या होता है, बाहर आ जाता है। आ कहिए, आ कहिए, ई कहिए, ई कहिए, ए कहिए, ए कहिए, ओ औ, ये सारी की सारी जो है बिल्कुल स्वतंत्र ध्वनियां है भाई साहब। यह आपके उच्चारण के समय मुंह के किसी भी अंगों को नहीं छूता है। तो उम्मीद करता हूं आप स्वर ध्वनियों को समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं व्यंजन ध्वनि की। तो देखिए भाई, व्यंजन ध्वनियां एक प्रकार की वैसी ध्वनियां हैं जो क्या होता है, तो इसे सहायता की जरूरत होती है। अब किसकी सहायता, तो भाई साहब यह स्वर ध्वनि की सहायता से व्यक्त की जाती है। यह बात याद रख सकते हैं, स्वर ध्वनि जो कि स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन ध्वनि किसकी सहायता से व्यक्त की जाती है, तो स्वर ध्वनि की सहायता से। कहोगे सर कैसे होता है, तो देखिए व्यंजन वर्ण की अगर मैं बात करूं या व्यंजन ध्वनि की, तो आपका जैसे है क, आप का ऐसे ही लिखते हो, लेकिन ये जो है भाई साहब ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, क्या आपने कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। अगर आपने सोचा है तो आपको पता होगा कि सर यह क हलंत अ से बना होता है। किससे बना होता है, यानी कि आधा क हलंत जब लग जाए किसी भी शब्द में तो वह आधा हो जाता है। तो आधा क और अ, ठीक है, ये बात समझ में आई। आधा क और अ जब आपस में मिल जाता है, ये संधि कर लेता है, तो क्या हो जाता है भाई साहब, ये पूरा क बन जाता है। और यह है आपकी व्यंजन ध्वनि। क्या है यह, क्या आपकी व्यंजन ध्वनि है। और यहां पर देखिए ये जो अ लगा है यहां पर, यह अ क्या है, तो भाई साहब अभी आपने पढ़ा है कि यह स्वतंत्र होता है, तो यह स्वर ध्वनि है। तो बताइए इस क को किसके साथ मैंने जोड़ा, तो स्वर ध्वनि के साथ जोड़ा, तो ये जो है मूल रूप से एक व्यंजन ध्वनि बन गया। तो उम्मीद करता हूं व्यंजन ध्वनि भी आप समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं आयोगवाह ध्वनि की। तो देखिए आयोगवाह ध्वनि जो है यह बीच का काम करता है। कहोगे सर कैसे बीच का काम करता है, तो यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है जो ना तो कहे तो पूरी तरीके से यह स्वर वर्ण होता है, और ना ही जो है यह क्या होता है, तो पूरी तरीके से आपका व्यंजन ध्वनि होता है। यह बात समझ में आई, ना तो पूरी तरीके से क्या होता है, स्वर ध्वनि होता है, ना ही पूरी तरीके से व्यंजन ध्वनि होता है। ऐसे ही वर्णों को क्या कहा जाता है, या वैसी ही ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो आयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर के रूप में पूरी तरीके से व्यक्त होती है और ना ही व्यंजन की तरफ से व्यक्त होता है। तो देखिए वैसी ध्वनियां जैसे आप अनुस्वार लगाते हो, क्या लगाते हो, अंग, अंग को क्या कहा जाता है, अंग को कहा जाता है भाई साहब आयोगवाह ध्वनि। आप जैसे कहते हो अह, अह, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो भाई साहब यह जो है क्या होता है, तो यह भाई साहब आपके आयोगवाह ध्वनि में आ जाता है। आगे जैसे अनुनासिक, अर्थात कहने का मतलब ये कि जिसका उच्चारण ज्यादातर जो है नाक के प्रयोग से हो, जैसे चांद बिंदु लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, चांद बिंदु लगाते हैं, तो ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, अनुनासिक में आ जाते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी ध्वनियां जो है भाई साहब ये किसके रूप में आता है, आयोगवाह ध्वनि के रूप में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि आयोगवाह ध्वनि क्या है। एक बार हम रिपीट कर लेंगे, देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। स्वर ध्वनियां क्या होती है, तो स्वतंत्र मानी जाती है। इसके बाद बात करेंगे देखिए तो व्यंजन ध्वनियां, जिसे हम लोग किसके सहायता से व्यक्त करते हैं, स्वर वर्ण की सहायता से या स्वर ध्वनि की सहायता से व्यक्त करते हैं। आयोगवाह ध्वनि कैसी होती है, तो यह वैसी ध्वनि होती है जो ना तो पूरी तरीके से स्वर होता है और ना ही पूरी तरीके से क्या होता है, व्यंजन होता है, जैसे कि अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अब देखिए यहां पर मैं आपको हर एक टॉपिक का जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन आज के क्लास में करवाने वाला हूं। मैं इस टॉपिक को जो है पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट करूंगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो मैं पूरे टॉपिक को आज के इस क्लास में कवर करने वाला हूं। अब आइए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो यहां से जो अगला प्रश्न बनाए जा सकते हैं वह है स्वर ध्वनि एवं उसके प्रकारों पर टिप्पणी करें। यानी कि स्वर ध्वनि क्या है, हमें इसके बारे में बताइए, साथ ही साथ इसके जो प्रकार हैं हमें इसको समझाइए। यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सर क्या लिखेंगे इसका आंसर। देखिए अभी मैंने आपको स्वर ध्वनि के बारे में पढ़ाया है कि यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है जो स्वतंत्र मानी जाती है, लेकिन इन ध्वनियों में भी कई सारे पार्ट्स हैं। सर पार्ट्स क्या है, तो देखिए स्वर ध्वनि को हम लोग जो है मूल रूप से 3 भागों में बांटते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा सर 2 ही भाग में बांटा जाता है, एक ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा जो है भाई साहब आपका क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। और हिंदी व्याकरण में जो है आपने पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ा होगा, एक पढ़ लिया होगा आपने प्लुत स्वर। लेकिन मैं यहां आपको एक चीजें अलग पढ़ाने वाला हूं। ये ध्वनियां हैं तो इसे हम लोग ध्वनि के रूप में पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इसके पहले प्रकार पर। तो इसका जो पहला प्रकार है जिसे हम लोग मूल या फिर ह्रस्व स्वर ध्वनि कहते हैं। अब ह्रस्व मतलब क्या होता है, समझो यहां पर ह्रस्व का मतलब होता है जिसके उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि यह एक प्रकार की वैसी ध्वनि होती है, वैसी स्वर ध्वनियां होती है जिसके उच्चारण में क्या होता है,
तो बहुत कम समय लगता है। और साथ में एक और बात याद रखनी है कि जिसका विभाजन जो है नहीं किया जा सकता है। अब ऐसी ध्वनियों को हम लोग कौन सी ध्वनि कहेंगे? आप कहोगे मूल ध्वनि या फिर ह्रस्व स्वर ध्वनि कहेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे अ है, अ कहते हैं तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बोलकर देखिए, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तब समझ पाइएगा जब इसे प्रैक्टिकली लीजिएगा। आप अ बोलकर देखिए, मेरे साथ बोलिए आ आ आ। जब आ बोलते हैं तो ये क्या होता है, ये बहुत जल्द हमारे मुंह से निकल जाता है। जैसे कहते ई ई ई, बहुत जल्द हमारे मुंह से निकल जाता है। जैसे कहते ऊ ऊ ऊ, बहुत जल्द हमारे मुंह से निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ध्वनियां, और इसे टुकड़ा भी नहीं किया जा सकता। क्या इसका विभाजन संभव है? आपको बताइए, किसमें खंड करेंगे? किसी में ताकत है जो इसे खंड कर सकता है, किसी में ताकत है जो इसे विभाजित कर सकता है? तो सर नहीं कर सकते हैं। तो अर्थात कहें तो ऐसी ध्वनियों को हम लोग कौन सी ध्वनि कहेंगे? तो मूल या फिर ह्रस्व स्वर ध्वनि कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर ध्वनियां। तो दीर्घ स्वर ध्वनि नाम से ही बड़ा है। क्या है दीर्घ? मतलब क्या होता है? बड़ा। और बड़े चीजों को क्या किया जा सकता है? खंडित भी किया जा सकता है। बड़े चीजों को क्या किया जा सकता है? खंडित, यानी कि बांटा भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। अर्थात कहे तो यह भाई साहब क्या है, तो एक प्रकार की वैसी ध्वनि है जिसके उच्चारण में सबसे पहले ज्यादा समय लगता है और इसका विभाजन भी संभव है, इसे विभाजित भी किया जा सकता है। ऐसी ध्वनियों को हम लोग कौन सी ध्वनि कहेंगे? तो दीर्घ स्वर ध्वनि कहेंगे। अब ऐसा कौन कौन सा शब्द है? कह लो, अपने मुंह से बोलिए मेरे साथ। आ कहते हैं, देखिए समय लगता है। आ कहते हैं, समय लगता है। ई कहते हैं, समय लगता है। ऊ ऊ ऊ कहते हैं, समय लगता है। रिह रिह कहते हैं, समय लगता है। अब जैसे कि देखिए, इसे खंडित कैसे किया जा सकता है? तो आ जो है भाई साहब आपका, आ यह किससे बना है? अ से और आ से मिलकर बना है। आपका दीर्घ ई जो है, यह ई और ई, देखो जब बोलते हैं ना तो इसमें ही यह सारा चीज छुपा हुआ है। ई ई ई आता है कि नहीं आता है? तो इस तरीके से जब आप इसे बोलिएगा तो इसे रियलाइज कर पाइएगा कि आखिर ये चीजें क्या है। देखो, हिंदी को समझ पाना, हिंदी को पढ़ना, ये बहुत कठिन काम है। वैसे आपकी बोलचाल की भाषा है तो आप इसे बहुत आसान में ले लेते हो, लेकिन यह इंग्लिश से कहीं ज्यादा भारी है। इसलिए इसे आप अच्छी तरीके से तब समझ पाइएगा जब इसे अपने आप पर रियलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कहो ऊ ऊ कहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ऊ को 2 बार बोल रहा हूं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो ऐसी ध्वनियां क्या कहलाएगी? दीर्घ स्वर ध्वनि कहलाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। आपका जो कि तीसरा स्वर ध्वनि कौन सी है? तो वह है संयुक्त स्वर ध्वनि। संयुक्त की बात करें तो देखिए, यह एक प्रकार का दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर जो है आपका क्या है? एक प्रकार का दीर्घ स्वर है, क्योंकि दीर्घ में भी आपने देखा कि इसमें क्या होता है, इसका विभाजन संभव है और साथ ही साथ जो है या इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। उच्चारण में क्या लगता है? ज्यादा समय। ठीक उसी प्रकार से संयुक्त स्वर ध्वनि जो है, इसके उच्चारण में भी क्या होता है? तो ज्यादा समय लगता है। बस फर्क इतना है कि यह अलग अलग स्वरों से मिलकर बना होता है। अब अलग अलग स्वर क्या है? सपोज जैसे मान लीजिए आपका क्या है? ए तो आप लोग पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे। ए जो है आपका भाई साहब, ये किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है? किन किन वर्णों से मिलकर? आप कहोगे सर आ से और हर्ष ई से जो है क्या बनता है? ए बनता है। ए की बात करूं तो ए किससे बनता है? आप कहोगे सर आ से और ए से, यह क्या बन जाता है? ए बन जाता है। आप कहोगे ओ सर किससे बनता है? ओ कहकर देखिए समय लगता है कि नहीं? तो भाई साहब अ से बनता है, उससे बनता है, अ से बनता है, उससे बनता है। औ की बात करें तो औ किससे बनता है? आप कहोगे सर अ से बनता है, उससे बनता है, अ से बनता है, उससे बनता है। क्या बनता है? तो औ बनता है। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे, इस तरीके के जो वर्ण होंगे, इस तरीके की जो ध्वनियां होगी, उसे कौन सी ध्वनियां कहेंगे भाई साहब? तो आप कहोगे इसे संयुक्त स्वर ध्वनि। क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर ध्वनि इसे कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप तीनों ध्वनियों को समझ गए होंगे। स्वर ध्वनियों में सबसे पहला आपने देखा मूल या ह्रस्व स्वर ध्वनि, जिसके उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है और इसका खंडन नहीं किया जा सकता। दूसरा दीर्घ स्वर ध्वनि, जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, इसे खंडित भी किया जा सकता है। और आपका संयुक्त स्वर ध्वनि क्या है? तो संयुक्त स्वर ध्वनि वैसी ध्वनि है जो क्या होता है? तो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना होता है। एक प्रकार का यह दीर्घ स्वर ध्वनि है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग व्यंजन ध्वनि की। तो देखिए, व्यंजन ध्वनि के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि वह वैसा ध्वनि है जो किसके सहायता से? तो स्वर ध्वनि की सहायता से व्यक्त किया जाता है। अब आइए इसके प्रकारों पर, व्यंजन के प्रकारों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जहां से पेपर में पक्का प्रश्न बनाए जाएंगे। तुम छाप के रख लो कि सर ने बताया था
और यहां से पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। परंतु सवाल आता है कि प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर, जैसे हम बोल रहे हैं तो इसे उच्चारित कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी भी चीज की जो है उच्चारित करना, उस उच्चारण के आधार पर अगर बात करें तो व्यंजन ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है, हमें उसको समझना है। तो देखिए, जब भी आप व्यंजन ध्वनि की बात आए आपके सामने और उच्चारण की बात कही जाए तो कुछ भी मत करना, आप अपने मुंह की तरफ नजर डालना। किसकी तरफ? मुंह तो जानते हो ना भाई, अपना मुखड़ा, ठीक है, फेस, जिस पर बार बार क्या पोतते हैं भाई साहब? क्रीम पोतते हैं आप लोग, है कि नहीं? अच्छा दिखना चाहिए ना, तभी तो लाइक कमेंट्स आएगा, नहीं तो फिर तो कमेंट्स लाइक नहीं आना है। चलिए, इसके लिए आप क्या करोगे, मुंह के कुछ अंग को जान लीजिए। यदि आप अपने मुंह के कुछ अंगों को जान लेते हैं तो यह समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने इसीलिए ये फिगर लगाया है। देखिए, यहां पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहां से आपके जो है ये मुंह का भाग है। ये क्या है? आपका मुंह का भाग। यहां से जो है आपका ये ऐसे मुंह का भाग है और ये आपकी जिह्वा है। ये क्या है? बीच वाला जो है आपका, यहां से ध्यान से देखो, मैं फिगर में यहां पर जिह्वा को रेड से इंकित कर रहा हूं और ये जो है आपका, ये अनुनासिक से मतलब आपके नाकों से लटकती हुई, ये आपका क्या है? तो ये आपका जो है, ये आपका मुंह हो गया। यहां पर देखिए, तो ये भाग जो है आपका क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। इसके बाद कंठ से जस्ट ऊपर जाइएगा तो आपका तालू है, जिसे हम लोग तारू कहते हैं गांव घर में, ठेठी भाषा में। और तालू से जस्ट आगे जाइएगा तो वह भाग आपका मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। इसके बाद जो है आपके मुंह में दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। इसके बाद क्या होता है? आगे आ जाइए तो लिप्स होती है, ओठ होता है, जहां पर क्या लगाते हो भाई? लड़कियां सब क्या लगाती है? मोबिल पोतती है। पोतती है कि नहीं? लोलपैना लगाती है। आगे बात करें तो देखिए, यहां से जो ध्वनियां नाक से निकलती हो उसे नासिका, नासिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक ध्वनि कहते हैं। तो ये कुछ भाग हैं आपके मुंह के। उम्मीद करता हूं आपने मुंह की जो भाषाएं हैं या मुंह का जो अंग है इसको समझ लिया होगा। अब देखिए, यहां से आप कखारा तो पढ़ते हैं, कखा गगा तो सभी को आता होगा, कखा गगा चचा जाजा ये सभी को पता है। अब जैसे मैंने इधर से चलना प्रारंभ किया है, मैं चलना भी यहीं से प्रारंभ करूंगा। जैसे क की बात करें, कखा गगा, यहां पर काफोर कंठ, काफोर क्या होता है? तो कवर्ग, काफोर कंठ, काफोर कवर्ग, यानी कि क ख ग घ में जितने भी वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। तो देखिए, यहां पर ये सारी की सारी किस्में तो भाई साहब उच्चारण के स्थान पर बात करें तो कंठ से बोली जाती है। आप कहोगे कैसे? आप बोल कर देखो। क बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हमारे कंठ से आवाज बाहर निकल रहा है। क ख ग घ अंगा। आप बोल के देखिए, ऐसा लगता है कि भाई साहब पूरे जो है डायरेक्टली कंठ से आपके आवाज निकल रहे हैं। आपको देखो, ये रट्टा नहीं मारना है, आप अपने मुंह की प्रतिक्रियाओं से इसे समझ सकते हो, उच्चारण का स्थान बता सकते हो। अब दूसरा नंबर, कखा गगा के बाद क्या आता है? बताइए, आप ही बताइए। चछा जजा आता है। कहोगे सर चछा जजा आता है, जिसे हम लोग चवर्ग कहते हैं। तो चवर्ग का क्या होगा उच्चारण स्थान? आप कहोगे सर कंठ से, कंठ के ऊपर आकर के क्या होता है? तालु होता है। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। देखिए, आप च कहिए, च कहते हैं, च कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जीभ मुड़कर जो है हमारे ऊपरे वाले भाग में, यानी कि मुंह का जो ऊपर वाला भाग है, यहां पर देखिए मुंह का जैसे कि ये ऊपर वाला भाग होता है, तो जब आप क्या कहते हो? च कहते हो तो जीभ ऐसे मुड़ता है। मुड़ता है कि नहीं? जीभ क्या होता है? ऐसे मुड़ता है। और ये आपको कहां छूता है? तो तालु को छूता है। किसको छूता है? च कहते हैं तो, छ कहते हैं तो, ज कहते हैं तो, झ कहते हैं तो, या कहते हैं तो, ऐसा लगता है कि क्या होता है? तो हमारी जीवा जो है ये तालु को स्पर्श करती है। इसीलिए चवर्ग का उच्चारण स्थान मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो आपका जो है तालु हो जाएगा। आगे बात करते हैं मूर्धा। मूर्धा देखिए, मूर्धा क्या होता है? तो तालु से जस्ट आगे वाला जो हिस्सा होता है, टा कहते हैं, टा 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 टा, तो ऐसा लगता है दांत, जहां से ये आपके दांत को छू जाएगी जीभ, उससे थोड़ा सा अंदर और आपके तालु से थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ, ये बीच वाला हिस्सा जो होता है आपका मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धा। और देखिए, चछा जजा के बाद क्या आता है? तो टठा डडा आता है। टवर्ग जिसको कह लेते हैं हम लोग, क्या कह लेते हैं? टवर्ग। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हो जाएगा। याद रहेगी आप लोगों को। देखिए, पेपर में यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बनाए ही जाएंगे, लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो आपको कैसे लिखना है आंसर, ये चार्ट बनाकर मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल इसे समझ लेते हैं। आगे बात करते हैं, टठा डडा के बाद क्या आता है भाई? तथा ददा आता है, तवर्ग। अब देखिए, ता कह के देखिए, ऐसा लगता है जीभ जो है आपके दांतों को छूता है। किसको छूता है? दांत को छूता है।
तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि तवर्ग त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान जो है ये कहां पर है, तो दांत है, दंत है। आगे एक बच जाता है आपका पवर्ग, क्या बच जाता है, पफ बबा। पफ बबा की बात करें तो आप प कह के बिना ओठ सटाए हुए प कह के दिखा दो, पॉसिबल है क्या? बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट से सभी के सभी बोलो, क्लास में ही बोलिए आप लोग। प कह के बताइए बिना ओठ सटाए हुए, दोनों ओठ को अपनी हाथों से पकड़ लो और प कह कर बताओ, क्या संभव होगा? नहीं होगा। यानी कि पफ बबा जो है आपका, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। बिना ओठ को सटाए हुए आप नहीं बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इस चार्ट को देख लीजिए, यहां पर मैंने हर एक चीजों को इंकित कर दिया है। आप इस चार्ट का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। यहां पर किसका उच्चारण स्थान कंठ है, किसका तालव्य है, किसका मूर्धन्य है, किसका दंत है। ये सब दंत कहने का मतलब दांत हो गया, मूर्धन्य कहने का मतलब मूर्धा हो गया, तालव्य कहने का मतलब तालु हो गया, और कंठ कहने का मतलब कंठ हो गया, ओष्ठ कहने का मतलब ओठ हो गया, और श्रावण्य व्यंजन जिसे हम लोग नाक के तरीके से बोल सकते हैं, श्वास के तरीके से, श्वास के आधार पर बोला जाता है ऐसे व्यंजन को, ठीक है। इस तरीके के शब्द जो है आपने हिंदी में देखा होगा कभी ना कभी किताब पढ़ने के दौरान। विशेषता आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये एक्सटर्नल कुछ मैंने ऐड कर दिया है, अगर आप इसे याद करना चाहो तो कर सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। जैसे कि का खा गा गा, ठीक है। और का जो है इसे दो तरीके से आप देखे होंगे किताबों में लिखा हुआ है, का ऐसा होता है और एक का में जो है यहाँ पर नीचे बिंदी लगी होती है, तो इस टाइप से। और साथ ही साथ हा देखिए, हा का भी उच्चारण स्थान जो है कंठ से ही है। हा कहते हैं तो डायरेक्ट आवाज जो है क्या होता है, कंठ से बाहर निकलता है। इसके बाद तालव्य सौ की बात करें, तालव्य सौ से सीधा सीधा मतलब है कि तालु है। इसके बाद देखिए मूर्धन्य सौ किससे, मूर्धा से। इसके बाद बात करें ला 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 ला, क्या होता है भाई, दांत को जो कौन छूता है, आपका जीभ छूता है। फिर बात करें दंत सौ, तो यहां पर सीधा सीधा दंत आ जाता है, दंत आ जाता है। तो जब भी आपके सामने ऐसा है जो है, वैसे ही बात करें क्या, वाह 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 कहते हैं, बिना ओठ सटाए हुए वाह कह के दिखा दीजिए, पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, ओठ तो अपना आकार लेगा ही, शेप बनाएगा ही, तभी वाह कह पाओगे, नहीं तो ना कह पाओगे। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो।